कर लेते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। इस पर लोकसभा में चर्चा जारी है। पीएम मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये विधेयक सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। महिलाओं के अधिकार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर पीएम मोदी ने देश को बड़ा संदेश दे दिया। पीएम ने कहा कि कोई इस अहंकार में न रहे कि हम नारी शक्ति को कुछ देने जा रहे हैं। ये महिलाओं का हक है। हमने उन्हें कई दशकों तक रोका है। आज प्रायश्चित करके पाप से मुक्ति पाने का मौका है। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। पीएम मोदी ने इस विधेयक पर हो रही सियासत पर भी जोरदार पलटवार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष से कह दिया कि हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहे हैं, जिसे भरना है वो भर ले। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करें। महिलाओं के अधिकार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में पीएम मोदी का आत्मविश्वास ये बता रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण को अब कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर आज चर्चा हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी हैं। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। सबसे बड़ी खबर को आप समझिए। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, जिस पर सरकार अपना पक्ष रख रही है। अब पूरी खबर आप विस्तार से समझिए। लोकसभा में एक साथ आज 3 बिल पेश हुए। महिला आरक्षण संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। यानी कि ये 3 बिल जो हैं वो लोकसभा में सरकार लेकर आई है। अब तीनों बिल का मकसद भी समझिए, यानी कि हर बिल का मायने क्या है, सरकार उससे क्या चाहती है। तो सबसे पहली बिल की बात कर लेते हैं, महिला आरक्षण। महिला आरक्षण जल्द यानी कि 2029 लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करना सरकार का मकसद है, जिसके तहत राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है और इसीलिए सरकार महिलाओं के लिए महिला आरक्षण के तौर पर यह बिल लेकर आई है और 2029 लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए, ये सरकार का मकसद है। और अब आपको बताते हैं दूसरा जो बिल है, लोकसभा की सीटें बढ़ाना। राज्यों की सीट 815 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीट जो है वो 35 अब हो जाएंगी। इसके लिए परिसीमन जरूरी है और परिसीमन के लिए ही अपने हिसाब से परिसीमन की छूट है। अब आप खबर तो समझिए, महिला आरक्षण संशोधन बिल में क्या है और इसका फायदा कैसे मिलेगा। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल की बात करें तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा। अब आप खबर तो समझिए, परिसीमन विधेयक में क्या है। तो परिसीमन विधेयक में लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी।
मतलब जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है 33% जो सीटें आरक्षित की जा रही हैं उसके हिसाब से परिसीमन किया जाएगा और परिसीमन के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी। अभी मौजूदा हालात में 543 लोकसभा की सीटें हैं, ये बढ़कर 850 हो जाएंगी। तो ऐसे में अब आप खबर समझिए कि परिसीमन विधेयक में आखिर क्या है। तो लोकसभा की कुल सीट जो है वो 850 हो जाएगी और राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। तो 850 में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये सरकार का फैसला है, सरकार ये फैसला करना चाह रही है। अब आप खबर तो समझिए कैसे परिसीमन होगा। तो मौजूदा सीट का जो आधार है, नई सीट का आधार 1971 की मतगणना के हिसाब से है, लेकिन अब जो नई सीटों का आधार है वो 2011 की आबादी के अनुसार किया जाएगा। कब तक लागू रहेगा महिला आरक्षण? तो 15 साल तक के लिए महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू रहेगा। किन लोकसभा चुनाव में ये प्रभावी होगा? तो 2029 से इसकी शुरुआत की जा रही है। 2029, 2034 और 2039 तक ये रहेगा। आरक्षित सीट में क्या कोई बदलाव होगा? तो हर चुनाव में सीट जो है वो बदलेगी। अब आपको बताते हैं कि संसद में कैसे पास होगा ये बिल। तो मौजूदा सांसद जो हैं वो एनडीए के साथ, अगर बता दें, कुल जो सीट है वो 543 है। मौजूदा जो सांसद है 540, एनडीए के साथ जो सांसद हैं उनकी संख्या 292, यानी कि 360 चाहिए। 2/3 बहुमत से इस बिल को पास किया जा सकेगा। बिल पास होने का समीकरण भी हम आपको अब बताते हैं। देखिए, दोनों सदनों में बहुमत जरूरी है, यानी सरकार के पक्ष में बहुमत होना चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए। संसद में मौजूद सदस्यों का 2/3 बहुमत इसके लिए जरूरी है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के क्या सवाल हैं ये भी आप जान लीजिए। तो विपक्ष के सवाल हैं कि बिना परिसीमन के इसे लागू किया जाए। सरकार का कहना है कि कानून को टेक्निकल प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहते हैं और जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहते हैं। विपक्ष का यह भी सवाल है कि साउथ का राजनीतिक प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा, मतलब उनकी भागीदारी कम होगी। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है कि सभी राज्यों के हितों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। विपक्ष के ये भी सवाल है कि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से इसमें कोटा हो, मतलब 33% महिला को तो मिला ही है, उसमें भी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा दिया जाए। तो सरकार का जवाब है कि भविष्य के सभी पक्षों के साथ चर्चा कर इस पर विचार करेंगे। अब बताते हैं आपको कब कब आया महिला आरक्षण बिल। इससे पहले भी ये बिल आ चुका है। 1996 में पहली बार देवगौड़ा सरकार में ये बिल आया था, 11वीं लोकसभा में पेश किया गया। इसके बाद 1998 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 12वीं लोकसभा में दोबारा इस बिल को पेश किया था। इसके बाद 1999 में वाजपेयी सरकार ने 13वीं लोकसभा में फिर से पेश किया। और आपको बता दें कि इसके बाद भी इस बिल पर चर्चा हुई, तब भी लागू करने की बात कही जा रही थी। 2008 में भी यूपीए सरकार ने राज्यसभा में इसे पेश किया था, फिर 2010 में राज्यसभा से पास लोकसभा में, लेकिन ये पास नहीं हो सका। 2023 में 19 सितंबर और 28 सितंबर को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया और उसके बाद 28 सितंबर को दोनों सदनों से पास होकर ये कानून बना। महिला आरक्षण बिल संसद में किसने क्या कहा, अब आपको ये भी बताते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें आप जान लीजिए। आज उन्होंने अपनी बातें इस पर रखी हैं। 30 साल पहले महिला आरक्षण लागू होना चाहिए था, उन्होंने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि सदन के सभी साथियों के लिए ये महान अवसर है, देश के लिए महत्वपूर्ण पल है, हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विरोध करने वाले को महिलाओं ने माफ नहीं किया। जब हमारी नीयत साफ है तो शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। साउथ हो, नॉर्थ हो या ईस्ट, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बिल को राजनीति के तराजू से ना तौलें। मेरा स्वार्थ नहीं, आपको क्रेडिट चाहिए तो आप ले सकते हैं, बिल का साथ दें तो सियासी नुकसान नहीं। पंचायत में आरक्षण संसद में क्यों नहीं, ये सवाल भी पीएम मोदी ने उठाए। महिलाओं में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, जो काले कपड़े पहनकर आए हैं वो नजर का टीका लेकर आए हैं।
अब आपको बताते हैं कि और नेताओं ने इस पर क्या कुछ अपनी बातें रखी है। तो ये भी कहा जा रहा है, दयानिधि मारन डीएमके सांसद जो है उन्होंने कहा कि दक्षिण विरोधी और तमिलनाडु विरोधी है, आप हमें सजा दे रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव जो कि सपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा भाजपा देश को असम या कश्मीर जैसा बना देना चाहती है। इसके अलावा अखिलेश यादव सपा सांसद, उन्होंने भी अपनी बात इस पर रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण के साथ हैं लेकिन भाजपाई साजिश के खिलाफ हैं। इसके अलावा गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ ना जोड़ें। फिर अमित शाह ने भी इस पर अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, साउथ के राज्यों में सीटें कम नहीं होंगी, ये भरोसा भी सरकार बता रही है और दिला रही है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है। गुरुवार को भी सीएम सम्राट चौधरी ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की और अधिकारियों को खास निर्देश भी दिए। इसके साथ ही सीएम ने जेपी आवास पहुंचकर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तो तख्त श्री हरमंदिर साहिब जाकर मत्था टेका। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बुधवार को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद से लगातार वो एक्शन मोड में। बुधवार को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सम्राट चौधरी सचिवालय पहुंचे थे। गुरुवार फिर सुबह से ही सीएम सम्राट एक्शन मोड में। सम्राट चौधरी सुबह सुबह सचिवालय पहुंचे। सभी विभागों के प्रधान सचिवों के साथ अहम बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही जेपी आवास पहुंचकर जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रदेश की उन्नति और खुशहाली को लेकर गुरु महाराज से दुआएं भी मांगी। और गुरु गोविंद सिंह जी का पूरे प्रदेश पर कृपा बनी रहे, बिहार समृद्ध हो, प्रदेश विकसित हो, कई काम निकले। मतलब साफ है, बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी प्रदेश के पूर्व मुखिया नीतीश कुमार के सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, रवि एस नारायण और मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जैसे ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद से ही वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं और चर्चा में भी हैं। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर ये जो नई सरकार बनी है, जिसके नए मुखिया सम्राट चौधरी हैं, उनके सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। अब आप इसे समझिए। तो सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि नीतीश कुमार की लेगेसी को आगे बढ़ाना होगा। नीतीश कुमार के कामकाज से सम्राट चौधरी के कामकाज की भी तुलना होगी। सबको साथ लेकर चलना होगा, जैसे नीतीश कुमार लेकर चला करते थे। हालांकि इस चुनौतियों से निपटने के लिए ही सीएम सम्राट चौधरी काफी एक्टिव भी दिख रहे हैं और अधिकारियों को साफ साफ संदेश भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोगुनी गति से विकास कार्य किया जाए, जन समस्याओं का तुरंत समाधान हो, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, काम लटकाने पर सख्ती होगी, अनुशासन और संवेदनशील से काम करने की हिदायत भी सम्राट चौधरी ने दी है। और जब से वो सीएम का पद उन्होंने संभाला है, उसके बाद से वो कई सख्त निर्देश अधिकारियों को दे चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बात करते हैं नीट छात्रा संवेदना केस की। संवेदना केस में सीबीआई की बड़ी चूक सामने आई है। सीबीआई 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसके बाद केस के मुख्य आरोपी मनीष रंजन को कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब संवेदना केस में सीबीआई की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। संवेदना केस में सीबीआई की बड़ी लापरवाही, 90 दिन में भी नहीं दाखिल की चार्जशीट, मुख्य आरोपी मनीष रंजन को जमानत। नीट छात्रा संवेदना केस में अब सीबीआई जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं। संवेदना केस में सीबीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
जांच एजेंसी 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी, जिसके बाद मुख्य आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिल गई। पॉक्सो कोर्ट ने तय समय सीमा पूरी होने के आधार पर मनीष रंजन को राहत दे दी। मनीष शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है और उसे 14 जनवरी 2026 को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया था। इस चूक के बाद सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं और पीड़ित पक्ष में नाराजगी देखी जा रही है। अदालत के आदेश के बावजूद भी सीबीआई ने जानबूझकर इस केस में चार्जशीट नहीं दाखिल किया ताकि मनीष रंजन की जमानत हो जाए। और इतना ही नहीं, सीबीआई ने रेगुलर बेल सुनवाई के दौरान भी अदालत में लिख के दिया था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर मनीष रंजन की जमानत हो जाती है। आज का दिन भारतीय कानूनी इतिहास में एक काला सा दाग है, एक बदनुमा सा धब्बा है। तो यह अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण, काफी दुखद और काफी शर्मनाक है। नियमों के तहत समय सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। सीबीआई ने 90 दिनों तक कोर्ट में चार्जशीट नहीं पेश की। कोर्ट ने कई बार सीबीआई को आदेश दिया, लेकिन सीबीआई ने रुचि नहीं दिखाई। अब सीबीआई की इस चूक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इतने गंभीर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट आखिर क्यों नहीं दाखिल की? जांच एजेंसी ने समय सीमा का पालन क्यों नहीं किया? क्या इंसाफ की राह धुंधली होने लगी है? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर संवेदना को कब न्याय मिलेगा? न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो संवेदना के इस मामले में सीबीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हम आपको पूरी खबर समझाते हैं और एक एक करके बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। तो संवेदना केस में सीबीआई की बड़ी लापरवाही को अब आप समझिए। नीट छात्रा संवेदना केस में सीबीआई की बड़ी चूक देखने को मिली। 90 दिन में भी चार्जशीट सीबीआई दाखिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मुख्य आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिल गई। सीबीआई की लापरवाही पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। सवाल ये, इतने गंभीर मामले में सीबीआई ने चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की? सवाल ये भी कि जांच एजेंसी ने समय सीमा का पालन क्यों नहीं किया? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या इंसाफ की राह धुंधली होने लगी है? सवाल ये भी कि लोग पूछ रहे हैं, आखिर संवेदना को कब न्याय मिलेगा? बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। सारंडा जंगल में हुई मुठभेड़ नक्सलियों के गढ़ को तोड़ने वाली निर्णायक कार्रवाई साबित होगी या जंगल में छिपे खतरे अब भी बाकी हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ हुई मुठभेड़ में 6 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। वहीं इस मुठभेड़ में कई नक्सली के मारे जाने की भी खबर है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नक्सलियों पर जोरदार वार, सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। सारंडा में अब नहीं बचेंगे नक्सली। सबसे बड़ा जंगल, गोलियों की गूंज। सुरक्षा बलों का सर्जिकल जवाब। पूरे झारखंड से खदेड़े जाने के बाद भी नक्सलवाद की काली छाया चाईबासा के सारंडा में मौजूद है। सारंडा जंगल में भाकपा माओवादी नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी विस्फोट किया, जिसके चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में इलाज जारी है। बुधवार से शुरू हुए मुठभेड़ में अब तक 6 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कि एक जवान जो कोबरा बटालियन का है वो घायल हो गया और फिलहाल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया है। आईडी ब्लास्ट में जवान का एक पैर जो है वो काफी बुरी तरह जख्मी हुआ है। फिलहाल इलाज के लिए यहाँ पर चिकित्सक जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और जवान का इलाज जो है वो किया जा रहा है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बलीबा और चडरा डेरा के बीच जंगल में बुधवार को मुठभेड़ में दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि नक्सलियों का शीर्ष नेता मिसिर बेसरा इलाके में मौजूद है और सुरक्षा बलों का फंदा उस पर कसता जा रहा है। नक्सलियों के भी इसमें हताहत होने की सूचना जरूर है, लेकिन अब तक जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि जो ऑपरेशन है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है।
चाईबासा में छोटा नागरा इलाका घना है। घने जंगल की वजह से सुरक्षा बलों को कॉम्बिंग ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों से मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची से राज्य अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। तो वहीं 2 जवानों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुए देश को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अब केवल 11 जिलों में ही नक्सलियों की मौजूदगी है, लेकिन उन पर भी सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब सारंडा के घने जंगल में छिपे नक्सलियों का भी खोज कर खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद झारखंड नक्सलियों की काली छाया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।